Assalamualaikum, दिस इज मुईद पिज़ावा इन वाशिंगटन। गैर इस्लामी, गैर जमहूरी, नॉन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से खासी इंटरेस्टिंग, बल्कि यूं कहिए डिस्टर्बिंग किस्म की न्यूज़ जो है वो इमर्ज कर रही हैं। सियासत को एक तरफ रखें, दाखिली मामलात को एक तरफ रखें, सबसे अहम परेशान कौन डेवलपमेंट वो है जहां ईरान ने पाकिस्तानी बलूचिस्तान के अंदर मिसाइल स्ट्राइक की, एरियल स्ट्राइक की, जिसके नतीजे में दो बच्चे वहां पे जाँ बहक हुए, तीन बच्चे जो है वो जख्मी हुए। पहले ये डेवलपमेंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इसने इमर्ज किया। बहुत से ट्विटर हैंडल्स ने ये क्लेम किया कि ईरान ने पाकिस्तानी बलूचिस्तान के अंदर मिसाइल स्ट्राइक की है। उस वक्त तक सिचुएशन क्लियर नहीं थी। फिर ये बीबीसी की खबर बनी, फिर ये खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स की इसके हवाले से खबर आई, हिंदुस्तानी अखबारात ने इसे पब्लिश किया, सबसे आखिर में पाकिस्तानी अखबारात ने इसे पब्लिश किया। जब आधी रात के बाद, जब अगला दिन शुरू हो गया, जब 17 जनवरी पाकिस्तान में शुरू हो गई, तो 17 जनवरी की तारीख में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज इशू की। 15 ये प्रेस रिलीज का नंबर है, जिसमें कहा गया कि ईरान के अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो मिसाइल स्ट्राइक, एरियल स्ट्राइक की है, हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है। इसके नतीजे में दो बच्चे जाँ बहक हुए हैं, तीन जख्मी हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान में मल्टीपल लेवल पे कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। दहशतगर्दी एक जॉइंट चैलेंज है, यानी पाकिस्तान ने ये डिनाई भी नहीं किया कि पाकिस्तान की सरजमीन से ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। मैं कहना भूल गया कि ईरान का क्लेम ये है कि जैशुल अदल एक दहशतगर्द ग्रुप है जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान से ईरान के अंदर हमले कर रहा है। ईरान का इल्ज़ाम और शक जो है वो अमेरिका की तरफ है, बुनियादी तौर पे, बिकॉज ईरान मसलसल अमेरिका और इसराइल का नाम लेकर इराक और सीरिया के अंदर मुख्तलिफ ठिकानों के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा है। इससे पहले सीरिया और अमेरिका की तरफ से, सॉरी सीरिया गलत मैंने कह दिया, इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरानी टारगेट्स को अटैक किया गया था, ईरानी अफसरों को अटैक किया गया था। उसके बाद से ईरान ने कहा था कि उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड इस पर काउंटर स्ट्राइक करेंगे, इसका बदला लिया जाएगा, इस पर खामोशी नहीं होगी। एक ग्लोबल, एक रीजनल वॉर, एक लार्जर रीजनल वॉर जो है वो उसकी शक्ल इख्तियार हो रही है, जिसमें यमन के हूथीज़ पे हमले होने, यमन के हूथीज़ ने उसमें से रीग्रुप होकर दोबारा हमले करने। लेकिन ये अंदाज़ा किसी को नहीं था कि ये जंग पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर पहुंच जाएगी। बट पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का जो अब तक रिस्पॉन्स आया वो बड़ा ही कमज़ोर और बड़ा ही अपोलोजेटिक है, जिसको देख के लगता है कि इन्हें अंदाज़ा था कि यहाँ से जैश उल अदल जो है वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई करती है। इन्हें अंदाज़ा था कि ईरानियंस ये समझते हैं कि जैश उल अदल को अमरीकी इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही है। ये और बात है, ये कहना ज़रूरी है कि अमेरिका ने अपने तीन जैश उल अदल को एक दहशतगर्द तंजीम जो है वो करार दे रखा है, लेकिन ईरानी फिर भी यही समझते हैं कि जैश उल अदल अमेरिका के ईमा पे हमले कर रही है। मैं स्टेज पे आपको स्क्रीन शॉट्स थोड़े से इसलिए सिर्फ दिखा दूं क्योंकि बहुत से लोग मुझसे, सुबह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, उन्होंने पूछा कि क्या वाकई ऐसा हुआ, क्या वाकई ऐसा हुआ, और उसे जो है मुझे चेक करना पड़ा। चले इसको, हाँ, ये देखें, सबसे पहली जो चीज़ है, इसको देख लें। ईरान attacks alleged militant bases in Pakistan. Islamabad says unprovoked strikes kill two children. This is ABC News. दूसरी की खबर है रॉयटर, दुनिया की खबर है एजेंसी, जो प्रिंसिपल खबर है एजेंसी है। पाकिस्तान से ईरान वायोलेटेड एयर स्पेस किलिंग टू चिल्ड्रन। और उसके बाद ये CNN की स्टोरी है। ईरान लॉन्चेस मिसाइल स्ट्राइक्स इन नॉर्दर्न इराक एंड सीरिया, क्लेम्स टू डिस्ट्रॉय द इसराइली स्पाई बेस। ये आप इसको देखेंगे, मसलसल अपडेट जो है, ये स्टोरी हो रही है जनवरी जनवरी क्योंकि अभी ईस्ट कोस्ट में जनवरी और 16 ही चल रही है। तो मेरा मकसद दिखाने का ये था कि चूंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे मसलसल, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वहाँ पर लोग बहुत हैरानगी का और परेशानी का इजहार कर रहे थे कि ये क्या मामला है, इस पर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या है। तो अब आपको ये पता चल गया कि मामला है क्या, ये कुछ अहम गोइयाँ नहीं है, ये कोई डिसइंफॉर्मेशन नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान ने जब भी, पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट्स हैं, जब भी किसी चीज़ को उन्होंने छुपाना होता है तो वो ये कह देते हैं कि ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है। अभी मजीद इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि इस वक्त ये भी दुखड़ा चल रहा है कि काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन हो रही है, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा गलत डिसइंफॉर्मेशन, जाली किस्म का मवाद जो है वो अपलोड किया जा रहा है। और उसी तरह से ये सारी एक डेवलपमेंट्स की बात करता हूँ। उसके अलावा शेर अफसर मरवत साहब ने क्या कंट्रोवर्सी जनरेट की हुई है, इमरान खान क्यों बहुत नाराज़ हैं तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से, इन सब चीज़ों की मैं बात करता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा वाइंड अप कर लूँ कि ये जो ईरान वाला हमला है, इस लिहाज से बड़ा हैरान कौन है कि ये हमला जो है, इससे सिर्फ चंद दिन पहले ईरान के एक बहुत हाई लेवल, जो अफगानिस्तान के ईरान के कॉन्टैक्ट पर्सन है, स्पेशल एनवॉय हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एक्टिंग केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर जनाब जलील अब्बास ज़रदारी साहब से इस्लामाबाद में मुलाकात की। बड़ी मौनहुमी थी दोनों की, बड़ी जॉइंट स्टेटमेंट ये वगैरह वगैरह अफगानिस्तान के हवाले से पब्लिश हुआ। उसके बाद अभी जब ये हमला हुआ, ये क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब,
उन्होंने डेवोस में, स्विट्जरलैंड के शहर, उसके हिली टाउन डेवोस के अंदर, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट है, वहाँ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब अब्दुल हुसैन अब्दुल्हियां से उन्होंने मुलाकात की। अब उनकी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से ये मुलाकात जो है, ये मिसाइल स्ट्राइक से पहले हुई है, उसके दरमियान में हुई है, उसके बाद हुई है, ये क्लियर नहीं है, शायद पहले हुई होगी। लेकिन किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जो है पाकिस्तान के सो कॉल्ड फॉरेन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जनाब काकड़ साहब, उनसे नहीं हुआ। अगर काकड़ साहब की वो तस्वीरें देखें, पाकिस्तान के अखबारों में क्या छप रहा है काकड़ साहब के हवाले से, वही छप रहा है कि काकड़ साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की साइड लाइन्स पे मुझसे की, इससे भी मुलाकात कर ली, उससे भी मुलाकात कर ली। और हर तस्वीर एक ऐसे एंगल से ली जाती है, कोई स्पेशल ट्रेन फोटोग्राफर जो है, वो काकड़ साहब के साथ लगाया गया हुआ है पाकिस्तान के इदारों ने, क्योंकि पाकिस्तान के इदारों की बड़ी डेस्परेट नीड है कि काकड़ साहब को एक बहुत बड़े ग्लोबल लीडर की हैसियत से पेश किया जाए। तो हर जगह जहाँ काकड़ साहब लोगों से बात कर रहे होते हैं, वो पीछे से ऐसे तस्वीर ली जाती है जिसमें काकड़ साहब एक बहुत बड़े आइंस्टाइन के तौर पे, कोई बहुत बड़ा कोई ग्लोबल लीडर, हेनरी किसिंजर स्टाइल, या कोई कोई इस तरह से प्रेसिडेंट ओबामा की तरह लोगों को बता रहे होते हैं कि दुनिया के खित्ते के मसाइल, इकोनॉमिक हल जो हैं, वो कैसे निकाले जा सकते हैं, उसमें मेरी हुकूमत, मैं जहाँ का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हूँ, वो उसमें क्या रोल प्ले कर सकती है। लेकिन बाज़ तस्वीरें उसमें बड़ी परेशानकुन है, यानी मज़ाहिया भी हैं, क्योंकि श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो हैं, मेरा ख्याल है विक्रम स्वामी और समथिंग, उनके साथ, विक्रम सिंह, उनके साथ जो उनकी तस्वीर है, उसमें क्लियरली ये लग रहा है कि वो चाय वाली जगह, जहाँ पे चाय सर्व हो रही है, पीछे चाय सर्व करने वाले भी नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने उनको पकड़ लिया चाय पीते-पीते, और कहा कि मेरी बात सुन ले, और इस तरह करके काकड़ साहब जो हैं, वो उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, ये वो डेवलपमेंट है, खासी परेशानकुन डेवलपमेंट है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि ईरान अपने मल्टीपल लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स को वायोलेट करता हुआ पाकिस्तान की इस मौजूदा हुकूमत को इतना ये ज़लील करेगा। और ये क्लियरली ईरान ने एक मैसेज दिया है। अब ये मैसेज इस्लामाबाद में कैसे परसीव किया जाता है, ये देखने की बात है। इस पे मैं सोचता हूँ, वैसे इस पे एक अलग से डिस्कशन हो सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, डेवलपमेंट ये है जहाँ हम देखते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, चूँकि उनकी अब मुलाकातें हो रही हैं, और वो आज इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर इद्दत की जो उनकी इंडाइटमेंट होगी, फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद कर दी गई, जहाँ बुशरा बीबी इस अदालत में 11:30 बजे पहुँची, और फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले 1:45 पे, यानी 2 घंटे 15 मिनट वो वहाँ पे रहीं, लेकिन वो वहाँ से चली गईं। उनका मतलब, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो वहाँ से हॉस्पिटल क्लिनिक ले गईं। उसपे वहाँ जो जज साहब थे इस शिद्दत भरी अदालत के, वो बड़े भड़म हुए। उन्होंने कहा कि मुझसे इजाज़त लिए बगैर ये कोई तरीका, प्रोसीजर नहीं है। उसपे वकील ने उनको कहा कि आप इस पे वेट कर लें, जब तक दोबारा इसका एक लीगल कार्रवाई मुकम्मल कर लें, लेकिन बहुत गुस्से में थे। उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद कर दी। उस मौके पे उनका इमरान खान के साथ एक डायलॉग हुआ, और इमरान खान से उन्होंने पूछा कि क्या आपको पता है कि किस चीज़ के ऊपर आपको चार्ज किया जा रहा है? और इमरान खान ने उसमें कहा कि मुझे ये सारा लीगल जार्गन नहीं समझ आ रहा, मुझे ये पता चल रहा है कि लंदन प्लान के ऊपर हर तरह से अमल-दरामद जो है, वो हो रहा है। आई एम श्योर आई वुड, अगर आपको मुझे मौका मिलता, तो इमरान खान का फेस एक्सप्रेशन हम वहाँ पे देखते कि इन ताकतों को ललकार के पाकिस्तान के लोगों की खातिर इमरान खान चोर, डाकू, क्रिमिनल, गलत शादी वाला, कातिल, जजों की तौहीन करने वाला, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पाकिस्तान की रियासत पे हमला करने वाला, क्या कुछ बेचारा इमरान खान बन गया। हम सबको शर्म आनी चाहिए, मुझे तो बड़ी शर्म आती है ये सोच-सोच के, इस मुल्क की किस किस्म के, मतलब अल्लाह माफ़ करे, किस किस्म के इसके हालात हैं। बहरहाल, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, पहली इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि बावजूद इसके कि तहरीक-ए-इंसाफ से बट्टा, बल्ला का निशान जो है वो छीन लिया गया है, उसके बावजूद खबरें आ रही हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं, नेशनल असेंबली के हों या प्रोविंशियल असेंबली के हों, जो लेसर नोन हैं, उनकी पकड़-धकड़ जो है और उनका ताक़ुब जो है, वो मुसलसल हो रहा है। शेख रशीद साहब को अलबत्ता क्यों गिरफ्तार किया है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज़ शेख रशीद साहब ने को तो तहरीक-ए-इंसाफ ने उनको टिकट वगैरह नहीं दिया था, तहरीक-ए-इंसाफ की उनसे नाराज़गी थी, बिकॉज़ इमरान खान ने एक लेवल प्लेइंग फ़ील्ड का प्रिंसिपल डिटरमाइन किया, क्योंकि कहते हैं कि बहुत से लोग जेलों में हैं, तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जान छुड़ा ली है, अपने आप को निकाल लिया है, उनको टिकट नहीं दिए जाएँगे। वो अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने एक प्रिंसिपल किया। उसकी बुनियादी वजह समझ आती है कि इमरान खान के सामने मसला ये है कि जिन लोगों को बहुत से लोग चूँकि जेलों में हैं, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो जिन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अगर आप उनको ऑनर करते हैं, तो फिर आप उनको डिसऑनर कर देते हैं, जो जेलों में। अदरवाइज़ आप सोचते हैं कि इमरान खान को शेख रशीद की तरफ ज़्यादा कंपैशनेट होना चाहिए था, बिकॉज़ शेख साहब ने वो कुछ नहीं कहा अपने टीवी प्रोग्राम के अंदर, जो बाकी सब ने कहा। उन्होंने एक बड़ा बैलेंस, एक रिस्पेक्टफुल तरीका रखा। लेकिन शेख साहब को उठाया क्यों गया है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या शेख साहब को जैसा बाज़ लोग कहते हैं कि उन्हें ये मजबूर किया जा रहा है कि वो ये सीट जो है वो हम्टी डम्टी की पार्टी के लिए खाली कर दें, क्या ये मामला है? या शेख साहब इससे विथड्रॉ कर देंगे? ये बात समझ नहीं आ रही कि क्या शेख साहब को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, या शेख साहब इलेक्शन से जेल में बैठ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? तो शेख साहब को जिन चार्जेस पे उठाया गया, ये भी पाकिस्तान ही के मुल्क में या कहीं सोमालिया वगैरह के अंदर ही किसी पे लग सकते हैं, बिकॉज़ मई 9 के वाक़यात का केस शेख साहब पे सितंबर में रजिस्टर किया गया, जब वो 1 महीने के लिए गुम हो गए। फिर उन्होंने वापस आके कहा एक प्रोग्राम कि मैं चिल्ला काट रहा था। अक्टूबर में उन्होंने माफ़ी-शाफ़ी माँगी, उसके बाद वो फ्री थे,
और अब उनको दोबारा उसी किस्म के केस में उनकी अदालत से बेल जो है वो रिजेक्ट हो गई। अब हम खड़े हैं इस वक्त जनवरी 2024 के अंदर, और बेल रिजेक्ट होने पर उनको गिरफ्तार कर लिया। तो शेख रशीद साहब की जो गिरफ्तारी है जहाँ तशवीशनाक है, वहाँ ये बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी रेज करती है कि ये हो क्या रहा है। अब एक और डेवलपमेंट वो है जहाँ इमरान खान के बारे में खबर आती है कि इमरान खान खासे भ्रम है कोर कमेटी से कि आपने पीटीआई नजरियाती जो है उसके जो डार साहब थे उनके ऊपर, अहमद डार साहब वटेवर, उनके ऊपर ट्रस्ट ही क्यों किया, क्योंकि वो बड़े कमजोर थे। लेकिन बहरहाल माफी उन्होंने दे दी क्योंकि उनको अंदाजा था कि अच्छा, इससे ये पता आपको चलता है कि ये जो सारी टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत से फैसले गुज़िश्ता चंद दिनों में हुए हैं, इमरान खान अब इसके ऊपर हैंड्स ऑन नहीं है। उन्हें ये फैसले जो हैं अपनी कोर कमेटी के ऊपर और बहुत से वकला के ऊपर उनको ये फैसले छोड़ने पड़ रहे हैं, बिकॉज उन तक, फॉर द सिंपल रीजन कि उन तक वो एक्सेस नहीं है, एक्सेस नहीं उनको दी जा रही, वो देख नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आ रही ब्रॉडर पिक्चर क्या है। जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, ये बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है कि वो फैसले जो हैं, जो फैसले इमरान खान करते थे, और ज़ाहिर है जो अंडरस्टैंडिंग इमरान खान की है वो किसी और की नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि तहरीक इंसाफ को दो और ऑप्शंस भी थी पीटीआई नजरियाती को छोड़ के। एक तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो शिया पॉलिटिकल पार्टी है, राजा सॉरी अल्लामा नासिर अब्बास साहब की, वो, और दूसरी तरफ जो सुन्नी इत्तेहाद है जिसमें साहिबजादा हामिद रजा की, इन दोनों की तरफ से ऑप्शन थी। और दोनों, ये दोनों जिसको आप पंजाबी में तगड़े कहते हैं, ये जिसको आप स्ट्रॉन्ग पार्टीज कहते हैं, ये दोनों इस किस्म की पार्टीज थी कि इनके ऊपर कितना ही दबाव क्यों ना आता, आमिर जो अलामा नासिर अब्बास हैं, उनके बारे में भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनकी एक स्टैंड पॉइंट बड़ा क्लियर है, जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से वाकिफ हैं। और इसी तरह से साहिबजादा हामिद रजा को बहुत तकालीफ उठानी पड़ी हैं गुज़िश्ता 22 महीनों में इमरान खान की सपोर्ट की वजह से। बहुत देर से उन्होंने इमरान खान को ज्वाइन किया, उनका ज़्यादातर जो रिलेशनशिप इमरान खान के करीब हुआ, वो हुआ भी, वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के करीब होते थे, और उनका ये रिलेशनशिप तो इमरान खान के साथ डेवलप ही उसने ज़्यादा किया है अप्रैल 2022 के बाद। तो ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने सुना है कि इमरान खान नहीं इनको इनके साथ टिकट शेयरिंग की या सीट शेयरिंग की, फॉर द सिंपल रीजन कि फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होने का ठप्पा या इल्ज़ाम लग जाता, और एक नई किस्म की कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो जाती। पर ये वो सारी डेवलपमेंट्स हैं। अब क्यों किया जा रहा है, यानी इमरान खान के ऊपर इद्दत का भी कर दिया गया है, लोगों की पकड़ धकड़ भी हो रही है, इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन जो लोगों से बात करके समझ आ रही है, ग्राउंड के ऊपर जो फीविश एक्टिविटी है, बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो फीविश एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो पाकिस्तान के जनरल साहिबान, सबसे इंटेलिजेंट जो दुनिया के फौजी अफसरान है, दुनिया की तारीख में कभी इतने बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर जो हैं वो नहीं पैदा हुए। अलेक्जेंडर से लेके, अलेक्जेंडर से पीछे से अगर तारीख शुरू कर दें तो शायद इतने बड़े बड़े मिलिट्री जीनियस जो हैं वो पैदा नहीं हो सके। बदकिस्मती है कि कोई जंग जीत नहीं सके, लेकिन इतने बड़े मिलिट्री जीनियस जो हैं, और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ सारी जंगें जो हैं इन्होंने जीती हैं। लेकिन इस वक्त उनको परेशानी ये है कि बावजूद इसके कि उन्होंने बल्ला भी छीन लिया है, अदालतों से भी फैसले कर दिए हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में, लोग जो हैं वो बिल्कुल भी उनकी कैपेबिलिटी से मुतासर नहीं हो रहे। और उसका अभी लेटेस्ट जो उसका जो जलवा है वो लाहौर में देखने में आया, जहां मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अपना एक जलसा किया, और इससे ज़्यादा लैक लस्टर जलसी जो है वो हो नहीं सकती थी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो बड़े बड़े जलसों की शक्ल जो है इख्तियार कर लेते हैं। तो यही वजह है कि अभी तक होना तो ये चाहिए था कि अब आपने इतनी मार धाड़ कर ली है, अब आपने बल्ला ही छीन लिया है, आपको निशान ही नहीं है, तो कम से कम कुछ तो लिहाज करें कि आप उनको इलेक्शन की कोई कार्रवाई और कैंपेन वगैरह रन करने दें। लेकिन वो उनका खौफ जो है वो लगता है कि कम नहीं हो रहा। और इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल वो है जब एक स्पेशल किस्म की बड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है 6 मेंबरान की, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की, जिसमें एक साइबर सिक्योरिटी के एफआईए के विंग के एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं उनको उसको लगाया गया। उसके बाद एज यूजुअल जो सस्पेक्ट्स हैं कि उसके अंदर एक आईएसआई का अफसर होगा, एक आईबी का अफसर होगा, एक इस्लामाबाद की पुलिस का बड़ा सीनियर अफसर होगा, एक उसके अंदर एफआईए के अफसरान होंगे। 6 किस्म के उसमें अफसरान लगाए गए हैं जिनको मैंडेट ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं, ऑफ कोर्स उसमें सिर्फ प्रिंसिपली काजी फायद ईसा साहब ही हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या वजूहात हैं, लोगों की मोटिवेशन की, कुछ इस किस्म की उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं। बहुत जल्दी उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी है। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह के ऊपर जो है उन्होंने क्रैक डाउन करना है। अभी बड़ा आसान काम था, वैसे ही बड़ा आसान काम था, सिर्फ गूगल खोलते और वहाँ आके काजी फाइज ईसा लिख लेते,
यूट्यूब पे जाके काजी फायज ईसा लिख लेते, कहीं पे लिख लेते, तो पता चल रहा था कि लोग किस वजह से काजी फायज ईसा साहब के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अननोन सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए मीडिया के लोग ही तो नहीं कर रहे। पाकिस्तान के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और वकील हैं, वो सारे के सारे काजी फायज ईसा साहब को लामतान कर रहे हैं। उसमें फैसल सिद्दीकी भी शामिल हैं, उसमें एतजाज एहसन भी शामिल हैं, उसमें सबाना राजा भी शामिल हैं। नेम द लॉयर। अब तो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी परेशान है, डॉन का इदारिया लिखने वाले, डॉन के इदारिया लिखने वाले भी परेशान है, हामिद मीर साहब भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हर एंकर उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो खबर यही आ रही है कि काजी फायज ईसा साहब सो नहीं पा रहे, और इस्लामाबाद में दवाइयों की कमी हो गई है, नींद न लाने वाली दवाइयों की कमी हो गई है, और काजी फायज ईसा साहब को नींद नहीं आ रही, उनको सुकून नहीं मिल रहा। और उसको उनको सेटिस्फेक्शन देने के लिए कमेटी कायम की गई है, जो बहुत से लोगों के ऊपर इल्ज़ाम फेंकेगी। हकीकत यह है कि काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला किया, उसका जो स्टेंच है और उसकी जो टॉक्सिसिटी है, वो ख़त्म नहीं होने लगी। क्योंकि जब 1955 के अंदर मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में जस्टिस मुनीर ने एक घटिया कमीना जलील किस्म का फैसला किया था, जिसको बाद में बहुत लानतान हुई है, वो ज़्यादातर एकेडमिक किस्म की लानतान थी, वकला तक थी। उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान की थोड़ी सी रीच हुआ करती थी, अखबार हुआ करते थे, 24 घंटे के बाद छपते थे, बहुत कम उसकी अखबारों की भी रीडरशिप थी, टेलीविज़न था कोई नहीं, सोशल मीडिया तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं था। तो जस्टिस मुनीर ने साइकोलॉजिकली सर्वाइव कर लिया था। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का जो ख़्याल है कि मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन के बैठा रहूँगा, रात को सो भी सकूँगा, वो बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को 2 डिसीवर्स ने इस्तेमाल कर लिया। एक डिसीवर्स उसमें से जो लाहौर में बैठा हुआ है, जाती उमरा वाला, रायबंद वाला, वो इतना बेशर्म है, उसने एक रेनकोट पहना हुआ है, उसको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। दूसरा डिसीवर जो है वो ख़ैर प्रोटेक्टेड भी बहुत ज़्यादा है, बेशर्म भी होगा लेकिन प्रोटेक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को ना वो प्रोटेक्शन मिल सकेगी, ना काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो इतने बेशर्म हैं, उनके पास उस किस्म की रेनकोट नहीं है जैसा नवाज़ शरीफ के पास है। तो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब नफ़सियाती तौर पे बड़े डिस्टर्ब रहेंगे। उनके लिए बेहतरीन ये है कि मुनासिब समझें, मशवरा करके दोस्तों से रिज़ाइन कर दें, खराबी सेहत का बहाना करके, इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, और मक्का चले जाएँ कुछ अर्से के लिए, वहाँ जाके अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएँ माँगें कि मैंने डिसीवर्स के हाथों मैं ख़राब हो गया, और मैंने जो है पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा एक जुर्म किया, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मेरी कम अज़ कम और नहीं दुनिया में तो है, तो दोज़ख से बचा मुझे। कुछ इस तरह की दुआ-शुआ उनको जाके माँगनी चाहिए, जो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ किया। अब आए इस चीज़ के ऊपर कि मरवत साहब की क्या कंट्रोवर्सी है, व्हाई मरवत साहब इज़ ऑलवेज़ इन न्यूज़। अभी की जो इमीडिएट बैकग्राउंड है वो तो ये है कि पहले रऊफ़ हसन साहब ने, जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कोर कमेटी के मेंबर हैं, बड़े सेंसिबल शख्स हैं, उनसे एक टेलीविज़न प्रोग्राम में ये पूछा गया कि क्या वजह है कि बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो हैं, उनकी स्टेटमेंट जो हैं वो मसलसल कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं जो एक्टिंग चेयरमैन हैं जनाब गौहर खान साहब की स्टेटमेंट्स के साथ। और बात है कि अब गौहर खान साहब भी एक्टिंग चेयरमैन नहीं है, वो भी फॉर्मर चेयरमैन हो चुके हैं एज़ पर द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अपहेल्ड बाय काज़ी कोर्ट। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मरवत साहब के हर फैसले की कॉन्ट्रडिक्शन जो है क्यों करते, उस पे रऊफ़ साहब को बड़ा गुस्सा आया। रऊफ़ साहब वैसे भी बहुत खुश नहीं आते शेर अफजल मरवत से। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, ही इज़ नो मोर द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी कोई पोजीशन नहीं है, और अभी तो कोर कमेटी के फैसले के हिसाब से उनकी गुज़िश्ता कई दिनों से इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी नहीं हो रही। यही क्वेश्चन फिर रिपोर्टर्स छोड़ते नहीं हैं, उन्होंने हामिद खान साहब से, वो निकल रहे थे कहीं से खड़े हुए, तो उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई शेर अफजल मरवत पे रऊफ़ हसन की जो पोजीशन है, क्या आप उसे सपोर्ट करते हैं? उन्होंने कहा हाँ, वो ठीक कहता है, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। एक उन्होंने जुमला बोला। उसके फ़ौरन बाद मरवत साहब को जो चीज़ें पता चलीं, तो मरवत साहब बहुत भड़क हुए, नाराज़ हुए। वो सिंध में कैंपेन कर रहे थे तहरीक इंसाफ की, जो वो कहते हैं कि उनको इमरान खान ने कही है करने के लिए। वहाँ उन्होंने एक इंग्लिश का ट्वीट किया, जो अभी भी पिन्ड ट्वीट है उनके ट्विटर के टॉप के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सिख माइंडेड लोग हैं, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि जो सिख, ये हामिद खान और रऊफ़ हसन जो सिख माइंडेड लोग हैं, ये मेरे पे अटैक कर रहे हैं, ये क्यों मेरे पे अटैक कर रहे हैं, और मैं अभी फौरी तौर पे अब इतना अपसेट हूँ कि मैं सिंध के अंदर अपनी जो कैंपेन है तहरीक इंसाफ की, उसको मैं फौरी तौर पे वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद, मेरा ख्याल है 1-2 घंटों के बाद, उन्होंने एक और ट्वीट किया, वो उर्दू में उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि वर्कर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा एहसास दिलाया कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं अपनी सिंध में कैंपेन जो है उसे जारी रखूँगा। पहला जो ट्वीट उन्होंने इंग्लिश में पिन किया हुआ है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक इमरान खान मुझे नहीं कहेंगे कि मैं इस कैंपेन को नए सिरे से शुरू करूँ, उनको इसका फैसला करना होगा, उतनी देर तक मैं नहीं करूँगा। बहरहाल अब वो दोबारा सिंध के अंदर कैंपेन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अब कई व्लॉगर्स और कई लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, लोग खुल के जो लीडरशिप पोजीशन में, वो तो खुल के बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं इस शक का इज़हार कर रहे हैं कि बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो हैं, उन्हें आईएसआई ने और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें प्रमोट किया, उनका एक ब्रांड बनाया। बहुत से वो जलसे करते रहे, जिन्हें करने की इजाज़त दी गई। एक स्टेज पे जब उन्होंने कहा था कि मुझे लाइफ थ्रेट्स है, गोलियाँ चल रही हैं, आई थिंक पता नहीं बाजोड़ में थे, कहाँ पे थे,
जब हम जलसा करने पहुँचे थे, तो उन्होंने एक पूरा ऐसा लगता था कि इनको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन उस वक़्त भी बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, ये एक एग्ज़ैजरेशन, ऐसा नहीं होगा, ये एक सारा ड्रामा उनके और पुलिस के दरमियान खड़ा किया जा रहा है। मैंने उस वक़्त बड़ी उस मुझे याद है, बड़े लंबे-चौड़े मैंने ट्वीट्स किए थे, मैंने उसका शायद वीलॉग भी उसका ज़िक्र किया था कि बड़ा ज़ुल्म, बड़ी ज़्यादती हो रही है और ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं, क्या पागल हो गए हैं। लेकिन अब लोग ये कहते हैं कि ये सब कुछ एक कोरियोग्राफ किस्म का स्क्रिप्ट था, जिसमें शेर अफज़ल मरवत साहब को, ये इल्ज़ाम है कि शेर अफज़ल मरवत साहब जो हैं, उनको उनका एक ब्रांड और उनका एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया, उसको किसी स्टेज पे यूज़ करना था। और जब बैरिस्टर शेर अफज़ल मरवत ने खड़े होके एक प्रेस ब्लॉक में ये कह दिया कि इमरान खान ने कहा है, शिकागो पीटीआई के कहने पे, और इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन्स जो हैं, उन्हें जनरल आसिम मुनीर, द आर्मी चीफ के ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज़ वो फॉरेन ट्रिप के ऊपर हैं, बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती हो जाएगी पाकिस्तान की। और बाद में पता चला, और ये उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कहा, ये उन्होंने उस वक़्त नहीं कहा था कि मेरी ज़ाती ओपिनियन है। लेकिन अब फिर बाद में उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती ओपिनियन थी। ये और बात है कि वो बात गलत साबित हो गई। इमरान खान और उनके करीब रफ़्क़ाकार ने ये क्लैरिफ़ाई किया कि इमरान खान ने कभी भी पीटीआई अमेरिका को मना नहीं किया था प्रोटेस्ट करने के लिए। तो बरवत साहब की ये वाली चीज़ जो है, ये ख़ासी एक, इसको एक्सपोज़े कहते हैं, वो उसके अंदर फ़ॉल करती है, जिसके बाद से बरवत साहब के मुख़ालिफ़ जो लोग हैं, ख़ास करके जो कुछ व्लॉगर्स हैं, वो उनकी शिद्दत में बहुत ही ज़्यादा इज़ाफ़ा आ चुका है। वो मेरे साथ हर हफ़्ते 1-2 व्लॉग जो हैं, वो बरवत साहब के ख़िलाफ़ कर देते हैं। अलबत्ता जो एक्टिंग चेयरमैन हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ के, जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उन्होंने इस सूरत-ए-हाल को बहुत अच्छा हैंडल किया। जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने बड़े काम और कंपोज़र तरीके से कहा कि सियासी जमातों में लोगों के एक-दूसरे से डिफरेंसेस होते हैं, ये हमेशा से होता है। और शेर अफ़ज़ल मरवत हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो डेफ़िनेटली मेंबर हैं, इलेक्शन वो लड़ेंगे अपने लगी मरवत से और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। लेकिन ये कि इस स्टेज पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने ज़ाती डिफरेंसेस को एक तरफ रखें और फ़ोकस करें इस चीज़ पे कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान जेल के अंदर हैं, हमारा फ़ोकस जो है इलेक्शन के ऊपर होना चाहिए। इसी बात के ऊपर मैं इख्तिताम करता हूँ, शॉर्ट डेवलपमेंट्स होंगी, आपसे बात करता हूँ। थैंक यू।